हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरीज के बारे में, जो लर्निंग की थ्योरीज थी। 4 थ्योरीज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो सबसे पहली थी दैट वाज ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। सेकेंड थ्योरी थी हमारी इनसाइट थ्योरी, जो कि कोफका और कोहलर ने दी थी। थर्ड थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पैवलोव। और लास्ट थ्योरी हमारी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय स्कीनर। तो आपके सिलेबस में ये 4 थ्योरीज हैं लर्निंग की। और उसके अलावा जो आपका एक टॉपिक और इसके अंदर बचता है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। सीखने को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। होप सो आज की क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, तो आपका लर्निंग का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग को, जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर या फिर मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको बोल सकते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के अंदर जितने भी हम टेस्ट यूज़ करते हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को हमने यहाँ पे डालना है। इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों ने किया है, पीछे आईक्यू चेक हम लोगों ने टेस्ट यूज़ किया था उसके लिए। तो ये हमारा जो आ जाएगा वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाएगा, जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो आईक्यू है वो है तो 70, और आप उससे काम करवा रहे हो डिफ़िकल्ट, तो और उस काम के लिए चाहिए 110 का आईक्यू, तो जो ये उसके लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस है वो उसके सीखने को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ। किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का या किसी बड़े का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो तनाव में है, वो डिप्रेशन में है, वो कन्फ्लिक्ट में है, द्वंद्व में है कि उसको वो काम करना है या नहीं करना, तो वो भी उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। जो भी वो कार्य कर रहा है वो उसको अच्छे से नहीं सीख पाएगा और वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमने थॉर्नडाइक के लॉज में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जो प्राइमरी लॉज थे, प्राइमरी लॉज में जो सबसे पहला था दैट वाज लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ को सीख पाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी कार्य करने के लिए अगर वो मोटिवेट नहीं है, वो अंदर से नहीं चाह रहा, तो उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाता और वो उस कार्य को नहीं कर पाता। सेकंड, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट की भी बात की है। रुचि बहुत इफेक्ट करती है। मैं कोई व्यक्ति है, मैं उसको कह देती हूँ कि आपको तो डांस करना है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में है, क्या वो डांस को अच्छी तरह कर पाएगा? नहीं, वो उसको अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, तो उसने उसके सीखने को प्रभावित किया। लेकिन अगर मैं उसको सिंगिंग करने के लिए कहती हूँ तो ऑब्वियस है वो उस काम को मोटिवेट होकर करेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स को इन्होंने और ज़्यादा डिस्कस किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के साथ, अपनी रुचि के साथ किसी कार्य को सीखता है, तो वो उसके बिहेवियर को एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा वो उसके बिहेवियर को सिलेक्ट करती है पॉजिटिव वे में जाने के लिए और नेगेटिव वे में जाने के लिए। इसके अलावा जो मोटिवेशन है, जो मोटिव्स होते हैं, जो प्रेरक होते हैं, वो हमें डायरेक्शन प्रदान करते हैं, एक डायरेक्ट बिहेवियर देते हैं कि हमें कौन से कार्य को करना है और कौन से कार्य को नहीं करना है। इसके अलावा इन्होंने इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की भी बात की है। ये कहते हैं लर्निंग के लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है और पर्पसफुल होती है। इससे जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है। हम जिस भी कार्य को अगर सीखते हैं, अगर हम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के दौरान सीखते हैं, इसके द्वारा सीखते हैं, तो हम उस कार्य को अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट ये बात कहते हैं कि सक्सेस, प्रेज और ब्लेम, ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। नो डाउट जो सक्सेस होती है, इस सब का मतलब आपको पता ही है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। जब आपको किसी कार्य करने के बाद सफलता मिलती है, तो हम उस कार्य को मोटिवेट होकर करते हैं, प्रेरित होकर करते हैं और हम उस कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज़ मिलती है, सफलता मिले ना मिले लेकिन प्रशंसा मिलती है, अरे वेरी गुड, चलो तुमने ट्राई तो किया, तब भी हम उस कार्य को सीखते हैं। नेक्स्ट होते हैं ब्लेम। लेकिन अगर हमें उस कार्य में ना ये मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, बल्कि ये और सुनना पड़ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमें डीमोटिवेट भी कर देते हैं और हम उस कार्य को सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, हम उस कार्य को और ज़्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिकली माना गया है, जो प्रेज़ होती है वो हमें स्टिमुलेट करती है। जैसे कि बच्चों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब आप उनसे कोई काम करवा रहे हो, कोई चीज़ उनको लर्न करवा रहे हो और अगर आप उनको बोल देते हो कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा या दूंगी,
तो वो उन बच्चे जो हैं उस कार्य को करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, लर्न भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी इंडिया कल्चर में तो बहुत ज़्यादा भी है, और आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ें होती हैं, वो भी लर्निंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं? जो रिवॉर्ड होता है इंडिया के अंदर फेमस है, किसी भी काम को करवाने के लिए हम लोग बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको रिवॉर्ड देते ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो ठीक है? अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन भी है कि क्या अगर हम किसी काम को सिखाने के लिए उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो इज़ इट राइट? नेक्स्ट आता है हमारा पनिशमेंट। रिसर्चेस शो कर चुकी हैं जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर पनिशमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या दंड देना उचित है हर कार्य को सिखाने के लिए, या फिर पुरस्कार देना उचित है हर कार्य को सिखाने के लिए? नहीं, ये दोनों ठीक नहीं हैं, जो कि पैवलोव और स्किनर ने किया था। इसको हम ये तो कह सकते हैं, हम किसी भी कार्य को सिखा तो सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी में उसी कार्य को करता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब तक उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तब तक वो काम को करेगा, लेकिन जैसे ही रिवॉर्ड मिलना बंद, देन दैट्स इट, वो उस काम को नहीं करेगा। सेम उसमें पनिशमेंट, जब तक पनिशमेंट मिल रही है तब तक वो उस कार्य को कर रहा है, लेकिन जैसे ही पनिशमेंट देनी बंद, वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, और ये दोनों ही ठीक नहीं हैं इस तरीके से सिखाना। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमारे आसपास का वातावरण है, क्या ये इफेक्ट करता है? इसके अंदर इन्होंने नॉर्मली दो ही पॉइंट्स के बारे में बताया। सबसे पहला ये कहते हैं वर्किंग कंडीशंस जो हमारी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जो हमारे कार्य करने की स्थितियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। साथ साथ में जहाँ पे भी उस संगठन का स्थापना की गई है, जो उसका सेटअप है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है तो हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाते। अगर वहाँ पे मान लीजिए आपका जो ऑफिस है वो वहाँ पर हो जहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सिर दर्द, एक तो तुम लोग जो काम कर रहे हो वो सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के करना है, और सेकंड उस काम के जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा नॉइस वाला है, तो क्या हम उस काम को उतने अच्छे से लर्न कर पाएंगे जितना हम विदाउट उसके करते? उसमें स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग के अंदर। तो आज हमने दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा भी हमारे दो फैक्टर्स और आते हैं। एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और एक हमारा होता है मैथोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जो हमारे शारीरिक रूप से कारक होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सेंस परसेप्शन। देखिए, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना चीज़ों को परसीव करने का तरीका होता है, देखने का नज़रिया होता है। अगर मान लीजिए आपकी एक पूरी क्लास है, उसमें कुछ बच्चे तो किसी प्रॉब्लम को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन कुछ जो है समस्या को बहुत बड़ा करके लेते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी उस कार्य को सीखने के लिए वो बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हैं, और कुछ कहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा देखने का नज़रिया है, वो बहुत ही मैटर करता है लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल हेल्थ, जो हमारी शारीरिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है लर्निंग को। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जो लर्निंग वाला वर्क है, जो कार्य है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है, तब भी जो लर्निंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके अलावा एज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। आपकी एज क्या है? क्या आप जिस एज में आपको चीज़ों को सिखाया जा रहा है, क्या वो एज ठीक है? ओल्ड एज में तुम लोग कहोगे कि भाई जी आपको तो ना फिजिकल वर्कआउट करना है। देखो, एक होता है स्टार्टिंग से आप लोगों ने बेस बना दिया कि वो तो दैट्स गुड, लेकिन ओल्ड एज में आप कहोगे कि आपको ना बहुत ज़ोर ज़ोर से कूदना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चलना है, तो वो कहीं ना कहीं एज मैटर करेंगी, उन चीज़ों को सीखने में समस्या आती है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेयर हमारा जो सेम वही एनवायरनमेंटल की तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या वो स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो हमें सीखने के लिए आगे बढ़ा रही हैं या नहीं? नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है दैट इज़ मैथोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मैं निर्देश दे रही हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, जो मेथड्स का यूज़ कर रही हूँ, इज़ इट राइट और रॉन्ग? वो सही है या गलत है? क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन, जो कि आजकल बहुत अच्छा माना जाता है, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा बच्चों को भी प्रेजेंटेशन दी जाती है। उनको अगर कोई फ्रूट का नाम याद दिलाना होता है, करवाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को दिखाते हैं कि ये मैंगो है, दैट इज़ बनाना। तो इससे बच्चे की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प भी होती है, और वो चीज़ों को बहुत जल्दी से सीख भी लेता है। और एक ऑर्गेनाइज वे में सिखाना है। ऑर्गेनाइज का मतलब सेम वही एग्जाम्पल, पेन को पकड़ना, उसके बाद लिखना, उसके बाद बिंदु लगाते हो,
डॉट्स के ऊपर एक बच्चा कर्व बनाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज वे में हम जो मटेरियल दे रहे हैं, क्या वो मेथड ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कार्य को करके सीखना। आपने एक बच्चे को कोई भी टॉय को जोड़ना सिखाया, अब आप उस बच्चे को फिर से उस टॉय को खोल के रख दोगे और वो उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेथड्स ऑफ लर्निंग। कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको बहुत लेट समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हमने वीक स्टूडेंट्स के लिए, उनको वीक स्टूडेंट्स नहीं बोला जाता, उनको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, तो उनके लिए हमने ये चीज़ मेथड्स का ध्यान रखना है कि उनको स्टेप बाय स्टेप करना, या फिर हमने जैसे प्रोग्राम लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट होता है कि आपने अब चीज़ों को लर्न तो करवा दिया है, अब इसके साथ आएगा कि आप उसके टाइम टू टाइम टेस्टिंग कर सकते हैं। हमें पता भी तो लगना चाहिए ना कि किस बच्चे ने कितना सीखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा टाइमली टेस्टिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। ये जो फैक्टर है ये भी इफ़ेक्ट करेगा लर्निंग को। तो यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को।